नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी क्रैश कोर्स चैनल पर। यहां हम यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, वो भी पूरी तरह ऑडियो फॉर्म में, ताकि आप कहीं भी कभी भी सुनकर सीख सकें। इस चैनल पर हम हर विषय को डिटेल से यूपीएससी, बीपीएससी स्तर तक समझेंगे। और आज से शुरू कर रहे हैं अपना पहला विषय, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका पहला अध्याय है 18वीं सदी का भारत। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये नई यात्रा। 18वीं सदी की शुरुआत में भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां पुराना साम्राज्य ढह रहा था और एक नया युग जन्म ले रहा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का वो विशाल ढांचा, जो कभी हिमालय से लेकर दक्कन तक फैला था, अब अंदर से सड़ने लगा था। सम्राट तो था, पर उसकी सत्ता अब दिल्ली की दीवारों के बाहर असर नहीं रखती थी। प्रांतों में बैठे सूबेदार और नवाब अब खुद को शहीशाह समझने लगे थे। औरंगजेब के बाद लगातार उत्तराधिकार के युद्ध छिड़ गए। शाहजहां, बहादुर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, सबने ताज पाने के लिए खून बहाया, लेकिन राज्य की नींव हिलती चली गई। जो सैनिक कभी सम्राट के लिए जान दे देते थे, अब अपनी तनख्वाह के लिए लड़ रहे थे। खजाने खाली हो गए और जब सेना को वेतन नहीं मिला तो वे स्वयं जनता से वसूली करने लगे। इसी समय जागीरदारी संकट नाम की समस्या ने मुगल प्रशासन को तोड़कर रख दिया। जागीरें घट गईं, आय कम हुई और प्रशासनिक भ्रष्टाचार बढ़ गया। जब जमींदारों ने भी अपना रुख बदल लिया तो केंद्र की शक्ति बिखरने लगी। किसान, जो पहले राज्य की रीढ़ थे, अब इजारेदारी व्यवस्था में दबने लगे। ठेकेदारों ने भारी लगान वसूला, जिससे गांव में असंतोष फैल गया। यह असंतोष धीरे धीरे बगावत का रूप लेने लगा। विज्ञान, तकनीक और नवाचार से दूर मुगल शासन पुराने तरीकों में ही उलझा रहा। यूरोप में औद्योगिक क्रांति का दौर शुरू हो चुका था, जहां मशीनें, जहाज और तोपें नई दुनिया बना रही थीं। भारत, जो कभी विज्ञान और कला का केंद्र था, अब समय के साथ नहीं चल पा रहा था। राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम हुआ कि साम्राज्य टुकड़ों में बंट गया। बंगाल में सिराजुद्दौला, अवध में शुजाउद्दौला, हैदराबाद में निजाम, मैसूर में हैदर अली और मराठों ने पश्चिम में अपना प्रभाव फैलाना शुरू किया। ये वो दौर था जब क्षेत्रीय राज्य जन्म ले रहे थे। सब स्वतंत्रता की बात करते थे, लेकिन एक दूसरे से ही लड़ते थे। इसी उथल पुथल के बीच उत्तर से दो बड़े आक्रमणों ने भारत की कमर तोड़ दी। पहले आया नादिर शाह, जिसने 1739 में दिल्ली लूट ली, लाल किले का तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा तक ले गया। उसकी तलवार ने केवल दिल्ली को नहीं, बल्कि पूरे देश की आत्मा को घायल किया। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने मुगलों की रही सही ताकत भी मिटा दी। पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो 1761 में हुई, उसने मराठों की हार ने भारत को नेता विहीन बना दिया। इस बिखरी हुई भूमि पर अब यूरोपीय ताकतों की नजर थी। जब भारत के शासक आपस में लड़ रहे थे, तब दूर पश्चिम में यूरोप नई खोजों के युग में प्रवेश कर चुका था। समुद्री मार्गों की खोज ने व्यापार को युद्ध में बदल दिया। भारत के मसाले, रेशम और सोने की धरती को पाने के लिए पहले पुर्तगाली आए। वास्को डी गामा ने 1498 में कालीकट पहुंचकर एक नए युग की शुरुआत की। पुर्तगालियों ने गोवा, दीव दमन जैसे बंदरगाहों पर कब्जा किया और समुद्र पर अपनी पकड़ मजबूत की। पर धीरे धीरे डच, फिर अंग्रेज और अंत में फ्रांसीसी भी इसी दौर में शामिल हो गए। 17वीं सदी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने किले और गोदाम बनाने लगे। शुरुआत में वे व्यापारी थे, पर जल्द ही तोपों के सहारे राजनीति करने लगे। अंग्रेजों ने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपने केंद्र स्थापित किए। उन्हें 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर से जो फरमान मिला, उसने उनके व्यापार को लगभग कर मुक्त कर दिया। यही वो दस्तावेज था जिसने उन्हें स्थानीय शासन से ऊपर कर दिया। फ्रांसीसी भी पांडिचेरी, चंदन नगर और कराईकल में अपने किले बना रहे थे। जल्द ही भारत उनके बीच युद्ध का मैदान बन गया। ये था कर्नाटक युद्धों का युग। पहला युद्ध 1746 से 1748 तक चला, जिसमें फ्रांसीसी जनरल डुप्ले ने काफी सफलता पाई। दूसरे युद्ध यानी 1749 से 54 में अंग्रेज कमांडर रॉबर्ट क्लाइव उभरे, जिन्होंने बंगाल में अंग्रेजी ताकत की नींव रखी। तीसरे युद्ध यानी 1758 से 63 के बाद फ्रांसीसी हार गए और भारत में अंग्रेजों का एक छत्र राज्य स्थापित होने लगा।
बंगाल की समृद्धि ने अंग्रेजों की नजर खींची। सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता में उनकी किलेबंदी पर आपत्ति जताई तो अंग्रेजों ने उसके खिलाफ साजिश रची। रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराज को हरा दिया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि भारत की किस्मत बदल देने वाली घटना थी। क्लाइव ने बंगाल की दौलत और व्यापारिक अधिकारों पर कब्जा किया। इसके कुछ वर्षों बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई में शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना भी अंग्रेजों से हार गई। इस जीत के बाद 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, यानी अब राजस्व वसूलने का अधिकार भी उन्हीं के पास था। यहीं से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की असली शुरुआत होती है। मुगल बादशाह नाम का था, लेकिन असली सत्ता अब कंपनी बहादुर के हाथों में थी। बंगाल अंग्रेजों का आर्थिक आधार बना और बाकी भारत उनकी राजनीतिक योजना का हिस्सा। भारत अब व्यापार की जगह शासन का क्षेत्र बन चुका था। 18वीं सदी का वो सूर्य जो मुगल सत्ता के रूप में चमकता था, अब अस्त हो चुका था। उसकी जगह एक नया सूरज उग रहा था, अंग्रेजी साम्राज्य का, जो आने वाले 100 वर्षों तक भारत की दिशा और दशा तय करेगा। यही वो मोड़ था जहां पुराना भारत खत्म हुआ और औपनिवेशिक भारत की शुरुआत हुई। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तो अब शुरू होना था। प्लासी और बक्सर की जीत ने अंग्रेजों को बंगाल का मालिक बना दिया, पर देश की बाकी रियासतें अब भी स्वतंत्रता के भ्रम में जी रही थीं। मुगल बादशाह दिल्ली में अभी भी शहंशाह कहलाते थे, मगर उनकी हुकूमत बस लाल किले की दीवारों तक सीमित रह गई थी। और इस सन्नाटे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपना शिकंजा कसना शुरू किया। बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिल गए, यानी अब उन्हें सीधे कर वसूलने का हक था। मीर जाफर और मीर कासिम जैसे कठपुतली नवाब अब अंग्रेजों की मोहर बन चुके थे। बंगाल, जो कभी भारत की सबसे समृद्ध प्रांत था, अब लूट का मैदान बन गया। इंग्लैंड के जहाज कलकत्ता के घाट से सोना, रेशम और मसाले लाद कर जाते थे, जबकि बदले में भारत में भूख और गरीबी छोड़ जाते थे। कंपनी ने द्वैध शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट की नीति अपनाई। सत्ता 2 हिस्सों में बंट गई। नाम मात्र की जिम्मेदारी नवाब की और असली ताकत कंपनी के हाथ में। नतीजा ये हुआ कि प्रशासन का कोई जवाबदेह तंत्र ही नहीं बचा। 1770 का भयानक अकाल इसी शोषण का परिणाम था। लाखों लोग मारे गए, खेत उजड़ गए, पर कंपनी ने लगान माफ नहीं किया। बंगाल का वैभव समाप्त हो गया और अंग्रेजी खजाने भरने लगे। इसी दौरान इंग्लैंड में भी सवाल उठने लगे कि एक व्यापारी कंपनी अब राज क्यों चला रही है। इसलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। ये भारत में ब्रिटिश शासन की पहली औपचारिक नींव थी। गवर्नर ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल कहा गया और वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद पर नियुक्त हुए। उनके दौर में कई प्रशासनिक सुधार किए गए, अदालतें बनी, राजस्व प्रणाली को संगठित किया गया और कोड ऑफ लॉ तैयार किया गया। लेकिन साथ ही भ्रष्टाचार और स्वार्थ ने शासन की आत्मा को भी खा लिया। अंग्रेजों ने समझ लिया था कि भारत को जीतने से ज्यादा मुश्किल है उसे नियंत्रित करना, इसलिए उन्होंने नीति का सहारा लिया। फूट डालो और राज करो की रणनीति धीरे धीरे आकार लेने लगी। मराठों, मैसूर और सिखों जैसे क्षेत्रीय राज्यों को अलग अलग लड़ाइयों में उलझा दिया गया। मैसूर में हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के सामने डटकर प्रतिरोध किया। 4 अंग्रेज मैसूर युद्ध हुए। पहले 2 युद्धों में 1767 से 69 और 1780 से 84 अंग्रेजों को कड़ी टक्कर मिली। टीपू ने फ्रांसीसियों से गठबंधन कर अंग्रेजी व्यापार को चुनौती दी, पर तीसरे और चौथे युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। ये दक्षिण भारत की स्वतंत्रता का अंत था। उधर मराठा साम्राज्य भी अंदरूनी कला का शिकार हो चुका था। पेशवाओं की महत्वाकांक्षा और अलग अलग सरदारों की स्वार्थी राजनीति ने उन्हें एकता से वंचित कर दिया था। अंग्रेजों ने इसका पूरा लाभ उठाया। 3 अंग्रेज मराठा युद्ध हुए। पहले युद्ध में 1775 से 82 में मराठों ने अपनी शर्तों पर जीत हासिल की, लेकिन दूसरे 1803 से 5 और तीसरे 1817 से 19 में उनकी पूरी शक्ति समाप्त हो गई। अब भारत में कोई ऐसी ताकत नहीं बची थी जो अंग्रेजों को रोक सके। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह ने उत्तर में अंग्रेजों को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने पंजाब को एक मजबूत राज्य बनाया, लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु के बाद राज्य बिखर गया। 2 अंग्रेज सिख युद्ध हुए।
पहले युद्ध में 1845 से 46 में अंग्रेजों ने पंजाब पर नियंत्रण बढ़ाया और दूसरे युद्ध में 1848 से 49 में पूरा पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया। इसी समय लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि की नीति शुरू की। इसका मतलब था कि कोई भी भारतीय राज्य अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों की सेना रखेगा और उसके बदले भारी खर्च उठाएगा। अंग्रेज इस नीति से धीरे धीरे पूरे भारत में अपनी सैन्य उपस्थिति स्थापित करने लगे। किसी ने संधि की तो किसी ने विरोध, पर अंत एक ही हुआ, सब अंग्रेजों के अधीन आ गए। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी आया, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति लागू की। इस नीति के तहत जिन रियासतों में कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होता, उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता। झांसी, सतारा, नागपुर और अवध भी इस नीति की भेंट चढ़ गए। रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया, पर उनकी आवाज बाद में 1857 के संग्राम में गूंज कर रह गई। इस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह अंग्रेजों की पकड़ में आ गई। 1813 के चार्टर एक्ट से अंग्रेजों ने व्यापार का एकाधिकार खो दिया, लेकिन अब फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार के नाम पर उन्होंने भारतीय उद्योगों को खत्म करना शुरू कर दिया। भारत की परंपरागत बुनाई, हस्तकला और लघु उद्योग जो कभी यूरोप को माल भेजते थे, अब यूरोप से आयात पर निर्भर हो गए। कपड़ा उद्योग का केंद्र मैनचेस्टर और लिवरपूल बन गया, जबकि ढाका, मुरादाबाद और बनारस जैसे शहर उजड़ गए। भूमि व्यवस्था में भी बड़े बदलाव हुए। स्थायी बंदोबस्त के तहत बंगाल में जमींदारों को स्थायी अधिकार दिए गए, जिससे किसान सिर्फ मेहनतकश बनकर रह गए। मद्रास और बॉम्बे में रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई, जिसमें किसान सीधे सरकार को लगान देते थे, लेकिन भारी दरों ने उन्हें कर्ज में डुबो दिया। उत्तर भारत में मालवारी प्रणाली ने भी यही किया। नतीजा एक ही था, किसान दरिद्र होता गया, जमींदार और साहूकार अमीर। इसी दौरान अंग्रेजों ने प्रशासनिक ढांचे को नया रूप दिया। सिविल सर्विस यानी नौकरशाही उनकी रीढ़ बन गई। शिक्षा, डाक, तार, रेल, अदालतें, सब कुछ आधुनिकता के नाम पर बनाया गया, लेकिन असल मकसद था नियंत्रण। भारत में रेलवे का निर्माण 1853 में शुरू हुआ। कहा गया कि यह विकास की निशानी है, पर असल में यह ब्रिटिश माल ढोने का साधन था। टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस और नई अदालतें जनता से ज्यादा शासन के काम आती थीं। ब्रिटिश शासन के पहले 100 साल भारत के लिए एक विरोधाभास का युग बने। एक ओर उन्होंने प्रशासनिक सुधार, आधुनिक शिक्षा और औद्योगिक ढांचा दिया, तो दूसरी ओर उन्होंने आर्थिक शोषण, सामाजिक विभाजन और सांस्कृतिक हीनता को जन्म दिया। धीरे धीरे भारतीय समाज में एक नया वर्ग उभरा, शिक्षित मध्यम वर्ग। यही वर्ग आगे चलकर आजादी की लड़ाई का बौद्धिक केंद्र बना। 18वीं सदी के अंत से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक भारत अब पूरी तरह ब्रिटिश सत्ता की मुट्ठी में था। लेकिन हर सत्ता जब अपने चरम पर पहुंचती है, तो उसके पतन के बीज भी उसी में छिपे होते हैं। कंपनी बहादुर अब साम्राज्य बन चुकी थी, पर जनता के दिलों में असंतोष, भूख और अपमान की आग सुलगने लगी थी। यही आग आने वाले वर्षों में 1857 की क्रांति के रूप में फूटने वाली थी। एक ऐसी क्रांति जिसने ब्रिटिश राज को पहली बार हिला दिया और भारत को आजादी की दिशा में पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। सन 1857 भारतीय इतिहास का वो साल जिसने सदियों की नींद तोड़ दी। यही वो क्षण था जब दबे हुए आक्रोश, अपमान और शोषण की आग एक साथ भड़क उठी। ये केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था, ये उस पूरे समाज की चीख थी जिसे ब्रिटिश सत्ता ने अपमान, गरीबी और पराधीनता के अंधेरे में धकेल दिया था। इसे अंग्रेजों ने सिपॉय म्यूटिनी कहा, पर भारत के इतिहास में ये प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में दर्ज हुआ। क्रांति की जड़ें बहुत गहरी थीं। पिछले 100 वर्षों में अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया था। किसान जमीन से बेदखल, कारीगर बेरोजगार और सिपाही असंतुष्ट थे। डलहौजी की हड़प नीति ने रियासतों को निगल लिया। झांसी, सतारा, नागपुर और अवध जैसी रियासतों को बिना उत्तराधिकारी के बहाने ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में अपदस्थ कर दिया गया और लखनऊ में अंग्रेजी प्रशासन थोप दिया गया। इस अपमान ने उत्तर भारत के लोगों में गहरी चोट छोड़ी। सामाजिक और धार्मिक स्तर पर भी अंग्रेजों की नीतियां आक्रोश को बढ़ा रही थीं। ईसाई मिशनरियों की बढ़ती सक्रियता और सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह जैसे सुधारों को लोगों ने अपनी संस्कृति में हस्तक्षेप माना। भले ही इन सुधारों के पीछे कुछ हद तक सामाजिक दृष्टिकोण था,
लेकिन उनका लागू करने का तरीका शासन के अहंकार से भरा हुआ था। भारतीय समाज को लगा कि अंग्रेज उन्हें धर्मांतरण की ओर धकेलना चाहते हैं। सैन्य स्तर पर असंतोष चरम पर था। भारतीय सिपाही अंग्रेजी सेना के रीढ़ थे। उनकी संख्या लगभग 2.5 लाख थी, जबकि अंग्रेज सिपाही मुश्किल से 35,000। फिर भी भेदभाव हर जगह था। भारतीय सिपाही कम वेतन पाते थे, ऊंचे पदों से वंचित रहते थे और छोटी सी गलती पर कठोर दंड झेलते थे। 1857 की चिंगारी एक कारतूस ने भड़काई। नई एनफील्ड राइफल की कारतूसों पर चर्बी लगी होती थी। अफवाह फैली कि ये गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। हिंदू सिपाही गाय की चर्बी से और मुसलमान सिपाही सूअर की चर्बी से अपवित्र होने के भय से भड़क उठे। ये बात सिर्फ अफवाह नहीं रही, ये उनकी अस्मिता का सवाल बन गई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नामक सिपाही ने इस अपमान के खिलाफ बगावत कर दी। उसने अपने अंग्रेज अफसरों पर गोली चला दी। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, पर उनकी ये घटना विद्रोह की मशाल बन गई। अगले ही महीने 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों को मार गिराया, जेल के कैदियों को आजाद किया और दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली अब क्रांति का केंद्र बन गई। जफर अब नाम मात्र के बादशाह नहीं रहे, वे आजादी की लड़ाई के प्रतीक बन गए। हर दिशा में बगावत की आग फैलने लगी। कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, फैजाबाद, इलाहाबाद, ग्वालियर, बिहार, हर जगह से आवाज उठने लगी, अंग्रेजों को भारत से बाहर करो। कानपुर में नाना साहेब पेशवा ने नेतृत्व किया। उनके सेनापति तांत्या टोपे ने अपनी रणनीति और साहस से अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने पुरुष वेश में घोड़े पर सवार होकर लड़ाई लड़ी और ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी शहादत भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक बन गई। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला और अवध के नवाब के अधिकारों के लिए लड़ी। बरेली में खान बहादुर खान, बिहार में कुंवर सिंह, झांसी में लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहेब, हर क्षेत्र में कोई ना कोई नेतृत्व उभर आया था। ये सब अलग अलग दिशाओं से लड़ रहे थे, पर उद्देश्य एक था, अंग्रेजों को मिटा दो। लेकिन क्रांति में एकता की कमी थी। कोई साझा नेतृत्व नहीं, कोई संगठित योजना नहीं। संचार साधनों की कमी ने भी इसे कमजोर किया। कुछ रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, खासकर हैदराबाद, ग्वालियर का सिंधिया परिवार, कश्मीर और पटियाला के राजाओं ने। इन्हीं कारणों से विद्रोह देशव्यापी होते हुए भी बिखरा रहा। अंग्रेजों ने अत्यधिक क्रूरता से इसका दमन किया। दिल्ली को फिर से जीतने के लिए उन्होंने तोपों से किले की दीवारें उड़ा दी। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया, उनके बेटों को मार दिया गया। जफर को बर्मा यानी कि म्यांमार भेज दिया गया, जहां उन्होंने निर्वासन में दम तोड़ दिया। कानपुर में अंग्रेजों ने बदला लेने के नाम पर सैकड़ों निर्दोषों को फांसी पर चढ़ा दिया। झांसी की धरती रक्त से लाल हो गई। 1858 तक क्रांति दबा दी गई थी, पर यह आग बुझी नहीं थी। इसने अंग्रेजों के साम्राज्य को हिला दिया था। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया ने रानी का ऐलान जारी किया, जिसमें वादा किया गया कि अब से भारतीयों के धर्म, संस्कृति और संपत्ति की रक्षा की जाएगी। लेकिन हकीकत में ब्रिटिश नियंत्रण और मजबूत हुआ। क्रांति असफल रही, पर उसका प्रभाव गहरा था। इसने भारतीय चेतना को जगाया। यह समझ आया कि विदेशी शासन को केवल बंदूकों से नहीं, एकता और संगठन से हराया जा सकता है। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सेना का पुनर्गठन किया। अब भारतीय सिपाहियों की संख्या घटाई गई और अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। हिंदू मुस्लिम एकता जो क्रांति में झलक रही थी, उसे जानबूझकर तोड़ा गया। ब्रिटिश नीतियां अब डिवाइड एंड रूल के और भी स्पष्ट रूप में सामने आईं। क्रांति ने यह भी सिखाया कि जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है तो जनता उठ खड़ी होती है। 1857 की आग भले ही बुझा दी गई, लेकिन उसकी चिंगारियां अगले 100 वर्षों तक जलती रहीं। कांग्रेस के जन्म में, स्वदेशी आंदोलन में, गांधी के सत्याग्रह में, भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों में, ये वही बीज था जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जमीन को तैयार किया। इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि चेतना के प्रतीक बन जाते हैं। 1857 की क्रांति ऐसा ही प्रतीक थी, जिसने यह साबित कर दिया कि भारत गूंगा राष्ट्र नहीं, बल्कि आत्मा से जीवित सभ्यता है। और जब वो अन्याय के खिलाफ उठता है तो दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकतें भी उसके ज्वाला से बच नहीं सकती। 1857 की क्रांति दबा दी गई थी, मगर उसने अंग्रेजों को डरा दिया था। कंपनी के हाथ से सत्ता छीन ली गई और अब भारत सीधे ब्रिटिश राजशाही के अधीन आ गया। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया ने रानी का ऐलान जारी किया।
ये कहा गया कि अब अंग्रेज भारत पर शासन नहीं बल्कि संरक्षण करेंगे। कहा गया कि भारतीयों के धर्म, संस्कृति और संपत्ति की रक्षा की जाएगी और सबको न्याय मिलेगा। पर असलियत ये थी कि राज बदल गया, लेकिन राज करने वालों का मकसद वही रहा, भारत पर नियंत्रण और लूट। 1858 से 1947 तक का दौर ब्रिटिश क्राउन रूल कहलाया। ये आधुनिक प्रशासन और राजनीतिक ढांचे की शुरुआत का भी समय था। पर इस ढांचे का निर्माण भारत की भलाई के लिए नहीं बल्कि साम्राज्य को स्थायी बनाने के लिए किया गया। एक, शासन व्यवस्था का पुनर्गठन। रानी के ऐलान के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नामक नया मंत्री ब्रिटिश संसद में नियुक्त किया गया। भारत में गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय कहलाने लगा, यानी वो अब रानी का प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। इसके साथ ही एक भारतीय परिषद बनाई गई, पर उसमें भारतीयों की भूमिका नाम मात्र की थी। ब्रिटिश शासन ने सारा नियंत्रण केंद्रीकृत कर लिया। अब हर निर्णय लंदन से होता था। 2, सेना का पुनर्गठन। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को यह सिखा दिया था कि अगर भारतीय सिपाही एकजुट हो गए तो ब्रिटिश सत्ता हिल सकती है। इसलिए सेना को नई संरचना दी गई। भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई और अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति को सेना में भी लागू किया गया। उत्तर भारत के ब्राह्मण और राजपूत सिपाहियों की भर्ती कम कर दी गई, जबकि पंजाब और गोरखा क्षेत्रों से सैनिक भर्ती शुरू हुई। अंग्रेजों ने धार्मिक और क्षेत्रीय आधार पर सैनिकों को बांट दिया ताकि भविष्य में कोई संगठित विद्रोह न हो सके। 3, प्रशासनिक नीतियां। ब्रिटिश शासन अब अपने को आधुनिक बताने लगा। रेल, डाक, तार, सड़कों और नहरों का विस्तार किया गया। 1853 में ही रेलवे की शुरुआत हो चुकी थी। अब इसका जाल पूरे भारत में फैलाया गया, पर इसका उद्देश्य जनता की सुविधा नहीं बल्कि अंग्रेजी व्यापार और सेना की आवाजाही था। रेलें अंग्रेजी माल को भारत के कोनों तक पहुंचाने और भारतीय कच्चे माल को बंदरगाहों तक लाने का साधन थी। इसी तरह शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव लाया गया। 1854 के वुड्स डिस्पैच के तहत आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की गई। अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा मिला और एक नया वर्ग पैदा हुआ जो भारतीय शरीर में था पर सोच अंग्रेजों की तरह करता था। मकसद था ऐसे लोग तैयार करना जो ब्रिटिश प्रशासन के लिए सहायक बने। यह वर्ग आगे चलकर राष्ट्रवाद की चेतना का भी केंद्र बना, पर शुरुआत में यह अंग्रेजी नीतियों का ही हिस्सा था। 4, भूमि और आर्थिक नीतियां। कृषि भारत की आत्मा थी, लेकिन ब्रिटिश नीतियों ने इसे कमजोर कर दिया। अब लगान की दरें बढ़ा दी गईं। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवारी जैसी प्रणालियों ने किसान को जकड़ लिया। किसान अपनी जमीन से बेदखल हो रहे थे, साहूकारों के तर्ज में डूब रहे थे। अंग्रेजों की नीतियों का परिणाम यह हुआ कि भारत एक कच्चा माल देने वाला देश बन गया और इंग्लैंड निर्मित माल बेचने वाला। भारतीय उद्योग, खासकर वस्त्र उद्योग, नष्ट हो गया। ढाका, जो कभी मुस्लिम के लिए मशहूर था, अब निर्धनता का प्रतीक बन गया। भारत की अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा लूट पर आधारित था। ब्रिटिश अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी ने इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निकासी का सिद्धांत कहा। उनके अनुसार भारत से हर साल करोड़ों पाउंड का धन ब्रिटेन चला जाता था, टैक्स, वेतन, लाभांश और व्यापार के रूप में। भारत में उत्पादन बढ़ रहा था पर समृद्धि घट रही थी। 5, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। 1858 के बाद भारतीय समाज में भी बदलाव आने लगे। अंग्रेजों ने मिशनरियों को फिर से सक्रिय कर दिया। ईसाई धर्म का प्रचार बढ़ा, पर साथ ही भारतीय सुधारकों का भी उदय हुआ। राजा राममोहन राय ने जो चेतना शुरू की थी उसे आगे ले गए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और सैयद अहमद खान जैसे महान व्यक्तित्व। इन सुधार आंदोलनों ने समाज को आत्मनिरीक्षण करने और जागरूक होने की दिशा में प्रेरित किया। ब्रिटिश शासन ने भले शिक्षा दी हो, पर उसके भीतर स्वतंत्रता की सोच पनपने लगी थी। 6, प्रशासन में भारतीयों की सीमित भागीदारी। 1861 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया, जिसने भारतीयों को पहली बार कुछ हद तक विधान परिषदों में शामिल होने की अनुमति दी, पर यह केवल दिखावा था। असली सत्ता अंग्रेजों के पास ही रही। भारतीय सिर्फ सलाह दे सकते थे, निर्णय नहीं ले सकते थे।
फिर भी इसने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता की शुरुआत कर दी। 7. ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और राजशाही का प्रदर्शन। 1858 के बाद भारत अंग्रेजों के लिए क्राउन ज्वेल यानी मुकुट का रत्न बन गया। 1877 में रानी विक्टोरिया को काइसरे हिंद की उपाधि दी गई। दिल्ली में भव्य दरबार आयोजित किया गया। भारत की रियासतों के राजाओं ने झुककर रानी को सम्राज्ञी के रूप में स्वीकार किया। अंग्रेजी शासन ने वैभव और सत्ता के ऐसे प्रदर्शन किए जो जनता की गरीबी पर एक व्यंग की तरह थे। 8. प्रेस और संचार का उदय। इस काल में समाचार पत्रों का विकास हुआ। बंगाल गजट, हिंदू पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू, इंडियन मिरर जैसे अखबारों ने जनता में विचार जगाने शुरू किए। शिक्षित वर्ग ने अंग्रेजी भाषा को हथियार बनाया और उसी भाषा में अंग्रेजों की नीतियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। राजनैतिक चेतना अब किताबों और अखबारों से निकलकर सड़कों तक पहुंचने लगी थी। 1858 से 1885 तक का यह दौर एक संक्रमण काल था। भारत दास्ता में था, पर चेतना जाग चुकी थी। सामाजिक सुधार आंदोलन समाज को तैयार कर रहे थे। अखबार विचारों को फैला रहे थे और शिक्षित वर्ग अंग्रेजों से सवाल पूछने लगा था। लोग अब धीरे धीरे ये समझ रहे थे कि सुधार और न्याय की उम्मीद अंग्रेजी शासन से करना व्यर्थ है, उन्हें अपने अधिकार खुद मांगने होंगे। ये दौर एक मौन तैयारी का था। अभी राजनीतिक संघर्ष शुरू नहीं हुआ था, पर हवा में बदलाव की गंध थी और इसी गंध ने अगले युग को जन्म दिया, राष्ट्रीय चेतना का युग, जहां भारतीयों ने पहली बार राष्ट्र के रूप में स्वयं को पहचाना। 1858 के बाद भारत में अंग्रेजी शासन स्थिर दिखता था, पर भीतर ही भीतर एक नई चेतना जन्म ले रही थी। रेल, प्रेस, टेलीग्राफ और आधुनिक शिक्षा ने भारतीयों को आपस में जोड़ा। लोग अब सिर्फ अपने क्षेत्र या जाति तक सीमित नहीं थे, वे अब भारतीय होने का एहसास करने लगे थे। अंग्रेजों का बनाया हुआ ढांचा, जिसने नियंत्रण के लिए काम किया था, अब उसी ढांचे से विद्रोह की नींव रखी जा रही थी। राष्ट्रवाद की जड़ें, जागृति की लहर। राष्ट्रवाद एक दिन में नहीं जन्मा था। इसका बीज उस अन्याय में था जो अंग्रेजी शासन ने हर वर्ग पर थोपा था। किसान शोषण झेल रहा था, व्यापारी बर्बाद हो रहे थे और शिक्षित वर्ग अवसरों से वंचित था। धन निकासी सिद्धांत जैसे विचारों ने जनता को समझाया कि गरीबी सिर्फ उनकी नियति नहीं, बल्कि अंग्रेजी नीति का परिणाम है। दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे चिंतकों ने आंकड़ों और तर्कों के साथ ब्रिटिश शोषण को उजागर किया। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों को आलोचनात्मक सोच दी। अब वे ब्रिटिश शासन की नीतियों को समझने लगे थे। समाज सुधार आंदोलनों ने भी चेतना बढ़ाई। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जैसे नेताओं ने बताया कि समाज की मुक्ति बिना आत्मसम्मान और स्वतंत्र सोच के असंभव है। ये सब मिलकर भारतीयों में आत्म जागरण का वातावरण बना रहे थे। राजनीतिक संगठनों का आरंभ। कांग्रेस से पहले भी भारत में कई राजनीतिक संगठन बने, जैसे बंबई एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी द्वारा, मद्रास महाजन सभा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा। इन संस्थाओं ने जनता में राजनीतिक चर्चा की शुरुआत की। अखबारों ने इस चेतना को फैलाया। अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू, केसरी, मराठा, इंडियन मिरर आदि ने लोगों को जागरूक किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। 1885 में ये सारी ऊर्जा एक दिशा में आई। ए.ओ. ह्यूम, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने भारतीयों को एक मंच पर लाने का प्रस्ताव दिया। उनका उद्देश्य था कि असंतोष को शांतिपूर्वक निकास मिले और जनता हिंसक रास्ता न चुने, पर भारतीय नेताओं ने इस अवसर को अपने हित में बदल दिया। 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहली कांग्रेस बैठक हुई। 72 प्रतिनिधि आए, देश के कोने कोने से शिक्षित भारतीय। व्योमेश चंद्र बैनर्जी पहले अध्यक्ष बने। कांग्रेस ने मांग की कि भारत के लोगों को भी शासन में अधिक भागीदारी मिले, सिविल सेवा में समान अवसर दिए जाएं और प्रशासन में सुधार हो। ये पहली बार था जब भारतीय संगठित होकर अपनी बात रख रहे थे। सेफ्टी वॉल थ्योरी और वास्तविक उद्देश्य। कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों की बनाई सेफ्टी वॉल थी।
यानी जनता के असंतोष को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने का साधन। पर यह सत्य आधा ही था। सच ये था कि कांग्रेस धीरे धीरे उसी सेफ्टी वॉल्व को विस्फोटक आंदोलन में बदलने वाली थी। भारतीय नेताओं ने इसे अपने अधिकार की लड़ाई का मंच बना लिया। प्रारंभिक नेतृत्व और मध्यम मार्ग। 1885 से 1905 तक कांग्रेस का दौर मॉडरेट्स यानी उदारवादियों का था। इनमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे आदि। इनका मानना था कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं, बस उन्हें भारत की सच्चाई बताने की आवश्यकता है। वे संवेदनशील याचिका और संवाद के रास्ते सुधार चाहते थे। इन नेताओं ने प्रशासनिक सुधार, न्यायिक समानता, वित्तीय पारदर्शिता और भारतीयों के लिए उच्च सेवाओं में अवसर जैसी मांगें रखीं। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। अंग्रेजों को पहली बार एहसास हुआ कि भारतीय अब आंकड़ों और तर्कों से जवाब देने लगे हैं। प्रेस और जनता की भूमिका। कांग्रेस के पहले 20 सालों में अखबारों ने जनता तक विचार पहुंचाने का बड़ा काम किया। केसरी में बाल गंगाधर तिलक, अमृत बाजार पत्रिका में मोतीलाल घोष, इंडियन मिरर में राजा राम मोहन राय के अनुयायी, ये सब राष्ट्रीय विचारधारा के प्रचारक बन गए। जनता बैठकों में आने लगी, नारे लगने लगे, भारत भारतीयों का है। कांग्रेस की सीमाएं और आलोचना। मॉडरेट्स की नीतियों की सीमाएं भी सामने आईं। वो जनता के बीच कम लोकप्रिय थे। उनका आंदोलन शहरों और शिक्षित वर्ग तक सीमित था। अंग्रेज उनके प्रस्तावों को सुनते पर लागू नहीं करते। याचिकाएं लंदन भेजी जाती थीं, पर नतीजा शून्य। धीरे धीरे एक नई सोच उभरने लगी कि अधिकार मांगे नहीं, छीने जाते हैं। अंग्रेजी नीतियां और असंतोष का बढ़ना। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 और लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 जैसे वॉयसरायों ने भारतीयों पर कई कठोर कदम उठाए। लिटन ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाया ताकि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित अखबारों को रोका जा सके। उसने आर्म्स एक्ट भी लाया, जिससे भारतीयों को हथियार रखने से रोका गया। उधर उसी समय भयंकर अकाल पड़ा और लाखों लोग मारे गए, पर लिटन ने दिल्ली दरबार में करोड़ों रुपए खर्च किए। इन घटनाओं ने भारतीयों को एहसास दिला दिया कि अंग्रेजी शासन उनके दुख दर्द से पूरी तरह कट चुका है। लॉर्ड कर्जन ने बाद में बंगाल का विभाजन किया 1905 में, जो आने वाले दशक में आंदोलन की आग बन गया। समाज में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। कांग्रेस के समानांतर भारतीय समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण चल रहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हर राष्ट्र के लिए जीवन की आत्मा धर्म है। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना दी। दयानंद सरस्वती के आर्य समाज, रमाबाई के महिला सुधार आंदोलन और सैयद अहमद खान के अलीगढ़ आंदोलन ने समाज के अलग अलग वर्गों को आधुनिक सोच दी। धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक विचार नहीं रहा, ये एक सांस्कृतिक पुनर्जन्म बन गया। अब भारतीय स्वयं को हिंदू, मुसलमान, बंगाली या मराठी से पहले भारतीय कहने लगे थे। परिवर्तन की आहट। चरमपंथ का उदय। 1900 के बाद जब अंग्रेजों ने कांग्रेस की मांगों को बार बार ठुकराया, तब एक नया वर्ग उभरा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने कहा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब आंदोलन याचिकाओं से आगे बढ़कर प्रतिरोध की ओर जा रहा था। मॉडरेट्स ने जहां अंग्रेजों से सुधार मांगे, वहीं तिलक और उनके साथी अब आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और प्रत्यक्ष विरोध की बात कर रहे थे। 1905 में बंगाल का विभाजन ने इस असंतोष को विस्फोटक बना दिया। ये था वो काल जहां भारत ने अपनी सामूहिक चेतना को पहचाना, जहां लोगों ने समझा कि आजादी केवल राजनीतिक नहीं, आत्मिक आवश्यकता है। कांग्रेस अब एक संगठन नहीं, एक आंदोलन बन रही थी। 19वीं सदी के अंत तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक नए मोड़ पर आ पहुंचा था। कांग्रेस के प्रारंभिक नेता यानी उदारवादी अब तक याचिकाओं, निवेदनों और सभ्य संवाद से ब्रिटिश सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे थे। पर 20 साल बीत चुके थे और अंग्रेजों की नीति में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आया। लोगों में यह भावना गहराने लगी कि केवल प्रार्थनाओं से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, उसे संघर्ष से ही पाया जा सकता है। यही वह समय था जब भारतीय राजनीति में एक नया वर्ग उभरा, चरमपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट्स। इन नेताओं ने कहा कि अंग्रेज भारत के भले की परवाह नहीं करते, वे केवल शोषण में रुचि रखते हैं।
अब आवश्यक है कि हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें, स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं और स्वराज के लिए सीधी लड़ाई छेड़ दें। 1. उदारवादी से चरमपंथी युग की ओर। 1885 से 1905 तक कांग्रेस का स्वर मध्यम और शांत था, लेकिन 1905 के आसपास स्थिति बदलने लगी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाद में अरविंद घोष जैसे नेताओं ने आंदोलन को नया स्वर दिया। वे कहते थे, मांगने से नहीं, लेने से अधिकार मिलते हैं। उन्होंने जनसाधारण को राजनीति से जोड़ा। जहां पहले कांग्रेस के अधिवेशन शहरों के सभागारों में होते थे, अब सभाएं गलियों और मैदानों में भी लगने लगी। तिलक ने केसरी और मराठा जैसे अखबारों से जनता के बीच जोश भरा, तो लाला लाजपत राय ने पंजाब में युवाओं को संगठित किया। 2. बंगाल विभाजन की साजिश। 1905। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का वायसराय था। वो अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूत बनाना चाहता था, पर उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बंगाल में बढ़ती राजनीतिक चेतना थी। बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, राजनीतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से अग्रणी। कर्जन ने दावा किया कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसलिए प्रशासनिक सुविधा के लिए उसे बांटना आवश्यक है। पर असली कारण था फूट डालो और राज करो की नीति। कर्जन जानता था कि यदि बंगाल को हिंदू और मुसलमान बहुल क्षेत्रों में बांट दिया जाए तो वहां की एकता टूट जाएगी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हुआ। पूर्वी बंगाल और असम एक नया प्रांत बना, जिसकी राजधानी ढाका थी, और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता। अंग्रेजों ने कहा, यह प्रशासनिक सुधार है, पर भारतीयों ने समझ लिया, ये एकता तोड़ने की चाल है। 3. विभाजन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन। जैसे ही विभाजन की घोषणा हुई, पूरा बंगाल सड़कों पर उतर आया। लोगों ने अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू कर दिया, स्वदेशी कपड़े, नमक और दवाएं अपनाने की शपथ ली। स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों ने विदेशी वस्त्रों को जलाया। घर घर में चरखा घूमने लगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हर कोने में गूंजने लगा। ये आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे भारत में फैल गया। महाराष्ट्र, पंजाब, मद्रास और बिहार तक स्वदेशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने पहली बार आर्थिक बहिष्कार को राजनीतिक हथियार बना लिया। स्वदेशी आंदोलन का नारा था, देशी वस्त्र अपनाओ, विदेशी को ठुकराओ। छोटे उद्योग, हस्तशिल्प और शिक्षा संस्थान देश भर में खुलने लगे। नेशनल कॉलेज, कोलकाता और बंगाल नेशनल स्कूल जैसे संस्थानों की स्थापना हुई, जहां अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र शिक्षा दी जाती थी। 4. तिलक और लोकमान्य की पहचान। बाल गंगाधर तिलक ने आंदोलन को जन आंदोलन में बदला। उन्होंने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इससे लेकर रहूंगा। उनकी स्ट्रैटेजी थी जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना। उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक रंग दिया, जिससे आम जनता भी स्वतंत्रता की भावना से जुड़ सके। तिलक पर कई बार मुकदमे चले, उन्हें जेल भेजा गया, पर हर बार वे और मजबूत होकर लौटे। उनकी लेखनी ने युवाओं को विद्रोह की आग से भर दिया। 5. आंदोलन का विस्तार और महिला सहभागिता। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में महिलाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। सरला देवी चौधरानी, अबाला बोस, स्वर्ण कुमारी देवी, कुमारी सुनीति, इन सब ने सभाएं की, गीत गाए और लोगों को प्रेरित किया। यह पहली बार था जब महिलाओं ने खुले रूप से राजनीतिक मंच पर भाग लिया। युवा छात्रों ने भी अंग्रेजी शासन को ललकारा। आनंद मठ और वंदे मातरम जैसे साहित्यिक ग्रंथ अब केवल किताबें नहीं रहे, बल्कि संघर्ष के प्रतीक बन गए। 6. क्रांतिकारी मार्ग का आरंभ। जब शांतिपूर्ण विरोध को अंग्रेजों ने हिंसा से कुचलना शुरू किया, तो कई युवाओं ने सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। अरविंद घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, बारिंद्र घोष जैसे युवाओं ने गुप्त संगठनों का गठन किया। उन्होंने युगांतर, अनुशीलन समिति और अभिनव भारत जैसी संस्थाएं बनाईं। खुदीराम बोस ने 1908 में एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने का प्रयास किया, जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। सिर्फ 18 साल के उस युवक की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। क्रांतिकारियों का मानना था कि जब तक अंग्रेज अत्याचार करते रहेंगे, तब तक केवल नारे काफी नहीं, बल्कि प्रतिशोध आवश्यक है। 7. कांग्रेस का विभाजन। 1907 सूरत अधिवेशन। चरमपंथी और उदारवादी विचारों का टकराव अंततः कांग्रेस के भीतर फूट का कारण बना। 1907 के सूरत अधिवेशन में दोनों गुटों में तीखी बहस हुई। मॉडरेट्स चाहते थे कि आंदोलन शांतिपूर्ण और संवैधानिक बना रहे, जबकि चरमपंथी सीधे संघर्ष की ओर बढ़ना चाहते थे। अंततः कांग्रेस 2 भागों में बंट गई। ये अस्थायी विभाजन था, पर इसका असर गहरा पड़ा। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। 8.
अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन 1909 और 1911। अंग्रेज सरकार ने आंदोलन को शांत करने के लिए मॉडले मिंटो सुधार लाए 1909 में। इसके तहत भारतीयों को कुछ हद तक विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व दिया गया, पर साथ ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई, यानी हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। ये नीति भविष्य में भारत की एकता पर गहरा प्रहार साबित हुई। आखिरकार 1911 में राजा जॉर्ज पंचम के दिल्ली आगमन के समय ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को वापस ले लिया, पर तब तक राष्ट्रवाद की ज्वाला पूरे देश में फैल चुकी थी। अब भारतीय केवल बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए स्वराज की मांग कर रहे थे। 9. चरमपंथी की विरासत। 1905 से 1911 का काल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का निर्णायक मोड़ था। इसने आंदोलन को जन आंदोलन बनाया, जनता को आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया और स्वदेशी के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा दिखाई। इस युग ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक स्वतंत्रता केवल संघर्ष से मिलेगी, दया से नहीं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, खुदीराम बोस, इन सब ने आने वाले दशकों की नींव रख दी। अब जब गांधी का आगमन होने वाला था तो उन्हें एक ऐसी भूमि मिली जहां त्याग, बलिदान और जन चेतना पहले से मौजूद थी। अंग्रेजों ने भले ही बंगाल का विभाजन वापस ले लिया हो, पर उन्होंने अनजाने में भारतीयों को एकता और आत्मसम्मान का अर्थ सिखा दिया था। अब राष्ट्रवाद केवल पढ़े लिखे वर्ग का विचार नहीं रहा, ये आम जन की आवाज बन गया था।